I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello everyone, welcome to Study IQ IS. This is Utkarsh Singh signing in, and actually we are back with the El Clasico of UPSC Anthropology Optional, of course the Amber and Amber book series. So last time हमारी आपकी जब मुलाकात हुई थी pertaining to this particular book series on the Study IQ YouTube मेन चैनल IS चैनल, तो वहाँ पर हमने बात किया हुआ था, कवर किया था इनफैक्ट चैप्टर 3 को कम्प्लीटली हेड टू टेल, है ना। और चैप्टर 3 को हमने 3 पार्ट्स में देखा था। ग्रेजुअलिज्म का आइडिया, इवोल्यूशनिज्म के जो प्रिंसिपल हैं, डार्विन के सारे जो वर्क हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके कंटेम्पररी स्कॉलर्स हैं, इवोल्यूशनिस्ट हैं, उनके वर्क्स को भी पढ़ा था। बाद में क्रिटिसिज्म को भी पढ़ा, क्या कमियां रह गई डार्विन के वर्क में, और किस तरीके से जो न्यू इवोल्यूशनरी अप्रोच है, या फिर जिसको आप सिंथेटिक अप्रोच भी कहते हो, मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हो, उसने कई सारे लोगों द्वारा जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन थे उसके द्वारा एक तरीके से वापस से जो डार्विन का अप्रोच था, है ना, जो इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था, उसको एक रीजरेक्ट करने की कोशिश वहाँ पर की गई थी। ठीक है, वेरिएशन के बारे में भी आपने उसी रेफरेंस में पढ़ा हुआ था, क्योंकि सिंथेटिक थ्योरी बेसिकली आपको समझा रही होती है कि वेरिएशन किस तरीके से, किस माध्यम से, किस सोर्स से आ रहे हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, जो कि हम यहाँ पर यूनिट 4 को डिस्कस करने वाले हैं, नंबर की आप अगर सिलेबस को उठा करके देखते हो, इनफैक्ट इंडेक्स को उठा करके देखते हो बेसिकली, तो आपको दिखेगा ह्यूमन वेरिएशन और एडेप्टेशन की बात हुई है। ऑलराइट, तो हमारे बीच में वेरिएशन किस तरीके से आते हैं, हम ह्यूमंस तो हैं, है ना, हम सेम स्पीशीज भी हैं, होमो सेपियन सबके सब स्पीशीज लेवल तक हम सेम है, पर उसके बाद भी एट दिस सब स्पीशीज लेवल हमारे बीच में डिफरेंसेस है। ऑलराइट, सो वी आरंट ऑल द सेम, और इन्हीं वेरिएशंस और इनके सोर्सेज को हम जानने वाले हैं। कई बार जेनेटिक मार्कर्स को यूज किया जाता है, देयर आर क्राइटेरिया, देयर आर लाइक डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसके बेसिस पे एक पॉपुलेशन को, ठीक है, दूसरी पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट किया जाता है। इस पर्टिकुलर यूनिट में रेस और रेसिज्म का जो पूरा आइडिया है उसको भी आप पढ़ोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीएस में आप देखते हो, एसए में एंड अ लॉट ऑफ अदर इंस्टेंसेस में आपसे रेसिज्म के आइडियाज के बारे में पूछ सकता है, सुर्खियों में रहता है, खासकर यूएस का अगर हम रेफरेंस लेते हैं। ऑलराइट, पर वहां पर आप बहुत ही जेनेरिक टोन में इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, पढ़ते हो, समझते हो। जब आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हो तो बेसिकली आप रेस को, रेसिज्म के पूरे आइडिया को डिकोड कर देते हो, इसके सारे सोर्सेज को आप समझते हो, है ना, कहां से ये डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेस एंड रेसिज्म एंड दी ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन इट। ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर यूनिट में भी डील करने वाले हो। स्कोप जो रहेगा उसको हम नैरो डाउन करने वाले हैं डेफिनेटली एम्बर एंड एम्बर तक, क्योंकि यहाँ पर हम एम्बर एंड एम्बर की कवरेज कर रहे हैं, यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस का कवरेज नहीं हो रहा है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कई बच्चे जो कि सिर्फ एम्बर एंड एम्बर को देखना चाहते हैं, साथ में वो या तो कोर्स को कर रहे होते हैं, एनरोल्ड होते हैं, और या तो वो मे बी सेल्फ स्टडी को कर रहे होते हैं। पर एम्बर एंड एम्बर की जब आप कवरेज करते हो तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन आपका यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का प्रिपेयर हो जाता है। कई बच्चों को मिथ है कि एम्बर एंड एम्बर को अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं कवर टू कवर तो हमारा प्रिपरेशन 100% एंथ्रोपोलॉजी के लिए हम तैयार है। ऐसा नहीं है, और उस चीज़ को एक तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो पेपर आपका 500 नंबर का ऑप्शनल का मौजूद है, यहाँ पर 2 पेपर हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप प्रिपरेशन के स्टेज पे आ रहे हो, ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हो, तो इतना तो आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपका मौजूद होगा कि आपको पता होगा 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जिसको हम एक फ्रेम के अंदर में जर्नल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज जर्नल एंथ्रोपोलॉजी। एंड पेपर 2 को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ते हो, सोसाइटी, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, आर्कियोलॉजी, ट्राइबल्स, ये सारी चीज़ें इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पर कंटेंट को डील कर रही होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का, इस पर्टिकुलर सेक्शन का इनफैक्ट होता है, यूनिट नहीं, दैट इज जनरल एंथ्रोपोलॉजी, वो आपका एम्बर एंड एम्बर कवर कर लेती है। पर यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ना, पेपर 2 का इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आपका कवर नहीं होता है। इनफैक्ट जनरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जब आप मैरिजेस के बारे में पढ़ते हो, फैमिली के बारे में पढ़ते हो, तो एक क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेंड्स पर्टेनिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ मैरिज, खासकर वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स जो इंडियन ट्राइबल्स के बीच में देखने को मिलता है। तो वहां पर मैरिज बाय कैप्चर है, ब्राइड प्राइज है, इलोपमेंट है, इंट्रूजन आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, ट्रायल देखने को मिल रहा है, प्रोबेशन देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें वहां पर नहीं है ना, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी के बारे में नहीं कर रहे। एक जनरल एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट बुक के तौर पे एम्बर एंड एम्बर को बनाया गया है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आए हैं और आ भी सकते हैं, ऑलराइट, वहां पर कवरेज नहीं होती,
ठीक है, वो एक्सटेंडेड फैमिलीज की बात करते हैं, एक दो इक्का दुक्का रेफरेंसेस देखने को मिल जाता है, पर कवरेज नहीं है पूरी तरीके से इंडियन फैमिली सिस्टम की या फिर जो हमारे सोसाइटी में आपको एलिमेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं. तो दैट इज वेयर एम्बर नंबर लैक्स एज अ रिसोर्स. डेफिनेटली इसी के लिए हम इसको एक फुल प्रूफ रिसोर्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल कंसीडर नहीं करते हैं. बट एनीवेज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सोर्स है, कई सारी केस स्टडीज एग्जांपल आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं जिसको आप एग्जामिनेशन में कोट करके मे बी बेटर मार्क्स को फैचअप कर सकते हो. ठीक है, अगर आपने रिलेट कर पाया चीज़ों के साथ तो. और दूसरी चीज़, हम सब घूमने के बहुत शौकीन है ना, वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ टूरिज्म, है ना. और ये टूरिज्म का जो प्रिंसिपल है ये भी एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है, एक स्पेशलाइजेशन अलग से जिसको आप टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी कहते हो. पर उस टूरिज्म के दौरान सर्दियों का समय आ रहा है, आपके गोवा के प्लान सक्सीड हो चाहे ना हो, है ना, चाहे जितनी बार आप उसको प्लान करते रहो, जिंदगी मिले ना मिले दोबारा, पर यहाँ पर जब आप टूरिज्म के फिनोमेना को पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आ जाता है, दैट इज अडेप्टेशन. और ये सारे जो टर्म है ना, इसको हम कॉमन एक डिनोमिनेटर के तौर पे अगर आप देखते हो, इन जनरल जब हम लाइफ में इन टर्म्स को, डेली लाइफ में इन टर्म्स को यूज करते हैं, सो वी टेंड टू ब्लर द लाइंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. Like we do not differentiate between what is adjustment and adaptation or maybe acclimatization if you are aware of that. All right, but we will do that here, है ना. चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे. आप मसूरी जाते हो, मे बी आप रोहतांग पास जाओगे, मे बी आप गुरुडोंगमर जाओगे, नाथुला जाओगे, अलग अलग जगहों पे जाते हो. आजकल की यूथ जो है टूरिज्म का जो फिनोमेना है ना, ये जवानी है दीवानी, आई होप किसकी, रणबीर कपूर की कोई मूवी थी, इसी चीज़ के अराउंड फिनोमेना के अराउंड घूम रही होती है. तो वो चीज़, वो जो कीड़ा है, वो इंसेक्ट जो है सभी के अंदर में, पर उसके जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, उसको आप एंथ्रोपोलॉजी में समझ लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. तो ये पर्टिकुलर यूनिट इन्हीं सारे वाइडर कंसेप्ट्स के अराउंड में डील करने वाली है. कोशिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी यूनिट 2 लेक्चर में खत्म हो जाए. पहला लेक्चर, पहला पार्ट इस वीडियो का, इस लेक्चर का, इस यूनिट का आज हम यहाँ पर डील करने वाले हैं. बट बिफोर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. ये जो फेस्टिव पीरियड है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि टूरिज्म का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है. आप सब लोग एक्साइटेड हो, है ना, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जो इमीडिएट फ्यूचर में विद इन डेज, है ना, विद इन अ 1 or 2 days, मे बी हाफ अ वीक, इनफैक्ट आपका जो दिवाली का पीरियड है, मे बी कैलेंडर का, डेफिनेटली कैलेंडर का वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, है ना, तो वो आपका यहाँ पर शुरू होने वाला है. एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपके लिए हमने तैयारी की है वो भी फुल प्रूफ है. एक पूरा का पूरा बैच आपके लिए एज अ गिफ्ट यहाँ पर लेकर के आए हैं. दिवाली स्पेशल बैच जो है उसको हमने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है. 8 नवंबर उसकी स्टार्टिंग डेट, डेडलाइन पे खड़ी है, आप उसके मुहाने पे खड़े हो. तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो डेफिनेटली इसको कर लीजिए. यूएस लाइव का कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोड लगाते हो आप, है ना, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट तो मिल जाता है. साल के 365 दिन स्टडी IQ के हर एक कोर्स पे, इनफैक्ट आप PCS में लेना चाहो, IS में लेना चाहो, P2I लेना चाहो, ऑप्शन लेना चाहो, बेस्ट डिस्काउंट प्लस ऑप्शनलाइज गाइडेंस फॉर दी एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, जो पर्सनलाइज गाइडेंस होती है सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू आपको मिल जाती है, थ्रू इंस्टाग्राम, ईमेल्स एंड ऑल दी अदर सोर्सेज, वो आपको मिल जाती है यहाँ पर. ठीक है, यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करने पे. तो 8 से बैच स्टार्ट है, 15,999. इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद प्राइस आपको मिलता है. लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज जो कि 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट में है, हैंड रिटन नोट्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, क्लास नोट्स, PPTs और जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस ये नहीं है, कुछ और है. पर हाँ, अगर आपको डिटेल में जाना ही है और मुझसे अगर कुछ पूछना है पर्टेनिंग टू द बैच और एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो इन सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम पे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह एंड इंस्टाग्राम पे उत्कर्ष सिंह _here. चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एनी मोर टाइम, हम सीधे जंप ऑन करते हैं किस चीज के ऊपर. वी आर ऑल नॉट दी सेम. हम सब एक नहीं है. समानता का अधिकार है, राइट इक्वालिटी है, पर वो हमारे देश में, है ना, इन जनरल अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम सब एक नहीं. हमारे बीच में भिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ वेरिएशन दैट वर कवर्ड इन द प्रीवियस यूनिट. हमने देखा था कि वो कैसे आते हैं, है ना. आप आइसोलेशनिज्म के मैकेनिज्म को वहां पर देख रहे हो. आपने सिविल राइट इफेक्ट को पढ़ा, जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम पढ़ते हैं वहां पर. ठीक है, फाउंडर इफेक्ट को उसके अंतर्गत में आपने पढ़ा था. आपने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ऑलराइट, क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको पता है ना, मियोसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा. अलग अलग जो स्टेजेस हैं, है ना, हम कई बार निमोनिक्स के थ्रू याद कराते हैं बच्चों को जब बैचेस में इनरोल्ड होते हैं, और बच्चों के भी कई सारे इंटरेस्टिंग निमोनिक्स को हम जान रहे होते हैं. तो वन ऑफ सच, एक उसमें से कोई निमोनिक जो हमने बहुत पहले सुना था, वो क्या है,
मियोसिस के स्टेप्स को याद करने के लिए इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, हाँ ठीक है, आई एम लाइक कंप्लीटली वेकेंट, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि वो निमोनिक एग्जैक्टली क्या था, पर आपको स्टेजेस पता है, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस के जो स्टेजेस हैं वो आपको पता है। अगर आपकी भी कोई निमोनिक है इसको याद करने की तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीजें भी एक वे है हाउ दीज पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएशंस आर कमिंग इन अ पॉपुलेशन अमंग्स अस। पर इसको छोड़कर अगर हम देखते हैं तो डिफरेंसेस किस लेवल पर है, हम जीनस के लेवल पर सेम है। इनफैक्ट हम ऊपर से अगर शुरू करते हैं तो वी ऑल बिलोंग टू क्लास मेमिलिया। हमारा टेक्सोनॉमिक यूनिट में अगर आप देखते हो प्लेस कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, तो हम सब क्लास मेमिलिया के पार्ट हैं। और मेमिलिया के अंदर में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मेमिलिया के अंदर इनफैक्ट अराउंड 8 to 10 डिफरेंट स्पेसिफिक मेजर ऑर्डर्स मौजूद हैं, और उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो है ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। प्रोबिस्कोइडिया भी वहां पर है, इडेंटाटा भी वहां पर है, टेशिया भी वहां है, सिटेशिया भी वहां पर आपको देख रहे हो, सिरीनिया भी वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, कार्निवोरा भी देखने को मिल रहा है, रोडेंशिया भी देखने को मिल रहा है, और हम वहां पर मौजूद हैं एज ऑर्डर प्राइमेटा और प्राइमेट्स, ठीक है। अब ऑर्डर प्राइमेट को भी अलग अलग अप्रोचेस दो डिफरेंट लेवल में बांटती हैं, प्रोजीमियंस एंथ्रोपॉइड या फिर स्टेप्सिराइन और आपका हैप्लोराइन, ठीक है। तो इसके अंदर भी सारे जो ऑर्गेनिजम्स उनको बांटा गया। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोजीमियंस वाले क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो वहां पर लीमुर, लॉरिसेस है, टार्शियर्स हैं, ऑलराइट। और एंथ्रोपॉइडिया के अंदर में ऑफ कोर्स सिबोइडिया, सर्कोपिथेकोइडिया एंड होमोनोइडिया एज अ ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज प्लस ह्यूमन और एप्स वहां पर है। अब होमोनोइडिया को भी आप अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो वहां पर पोंगिडे और होमोनिडे हैं। अब होमोनिडे के अंदर में हम सारे लोग आते हैं, और हमारे जो भी एंसेस्ट्रल, हमारे जो एंसेस्ट्रल फॉर्म है ना, वो भी उसके अंदर में आ जाते हैं। तो हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म को आप अगर लेट्स ओनली अज्यूम कि हम प्लीस्टोसीन प्लियोसीन बाउंड्रीज के आसपास से अगर काउंट करना शुरू करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑलराइट, प्लीस्टोसीन, यू डेफिनेटली नो, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, चलिए उसको भी हम देखते चलते हैं। प्लीस्टोसीन और प्लियोसीन की जो जियोलॉजिक एक बाउंड्री है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पीरियड है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखते हो तो टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड्स के अंतर्गत में आते हैं, है ना। टर्शरी के अंदर में प्लियोसीन है और क्वार्टरनरी के अंदर में प्लीस्टोसीन है। नाउ प्लीस्टोसीन is believed to have begun around 2.58 million years ago and Pliocene around 5.6 million year ago, ऑलराइट। सो यहां से हमारे जो एंसेस्ट्रल फॉर्म है वो आने शुरू हो जाते हैं। आर्डिपिथेकस की भी आपको डेट इसके अंदर में मिल जाएगी, पर स्पेसिफिकली अगर हम आर्डिपिथेकस को काउंट ना करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एज अ जीनस आता है, और उसके बाद हमारा जीनस होमो शुरू हो जाता है। और उस होमो जीनस के अंदर में भी आप देख रहे हो कि डेफिनेटली होमो हैबिलिस है पहले मेंबर के तौर पे, इरेक्टस है, एर्गेस्टर है ना। उसके भी अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। जावा में एक फॉर्म मिला, पैकिंग के रीजन में एक फॉर्म मिला, ठीक है। तो साइनोथ्रोपस इरेक्टस और पाइथिकैंथ्रोपस इरेक्टस जो अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, पैकिंग मैन और जावा मैन। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आपका होमो हाइडेलबर्गेंसिस है। होमो नालेडी के बारे में हमने रिसेंटली एक कवरेज की थी कि अर्लीस्ट ब्यूरियल रिमेन्स उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये जीनस के लेवल पर सिमिलैरिटी आ गई, पर स्पीशीज के लेवल पर नहीं आई। फिर जब फाइनली स्पीशीज के लेवल पर सिमिलैरिटी आती है, आर्केइक होमोसेपियंस और एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस आना शुरू होते हैं, जिसके अंदर में आप निएंडरथल्स को आर्केइक फॉर्म्स के अंदर में गिनते हो, और एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस के ऊपर जब आप आते हो तो वहां पर आप देख रहे हो कि हम स्पीशीज लेवल पर सेम हो गए, बट सब स्पीशीज लेवल पर फिर भी हम दूसरे मेंबर से अलग हैं। अब आप और हम, मैं और आप, हम लोग सब स्पीशीज के लेवल पर भी एक हैं, पर फिर भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इन लेवल्स के ऊपर, ऑलराइट। आपके स्किन कलर में डिफरेंस है, डेफिनेटली है। हेयर भी सबके सेम नहीं होते, अलग अलग कलर के हैं। इनफैक्ट जो आपकी आई का कलर है वो भी अलग अलग है। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि वाई यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स हैव अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ प्रीडिस्पोजिशन ऑफ ब्लू आई कलर, उनके बीच में ये ट्रेट काफी प्रोमिनेंट है, ऑलराइट। एशियन की पॉपुलेशन, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखते हो तो ब्लू आई कलर इज नॉट दैट कॉमन, एंड वी हैव ट्रेस्ड द जेनेटिक रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेट कि ब्लू आई कहां से, ठीक है। जो हनी सिंह अक्सर गाते रहते हैं ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तो उसका ओरिजिन कहां से है, और हमने ट्रेस किया कि एक्चुअली अराउंड 6000 to 8000 ईयर्स अगो आपका जो OCA2 जीन है ना,
इसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली ब्लू शेड ऑफ आईज, इनफैक्ट ग्रीनिश शेड ऑफ आई के लिए। अदरवाइज वी ऑल आर डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर हु हैड जस्ट दी ब्राउन आई। कई बच्चों में, कई स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट, उनमें डाउट भी होता है कि सर ब्लैक आई भी तो होती है। ब्लैक आई कोई कलर नहीं होता आई का। इनफैक्ट आपकी जो आई का ओरिजिनल एक डोमिनेंट कलर है वो आपको ब्राउन आई कलर देखने को मिल रहा होता है। अब इसमें डिग्री ऑफ पर्टिकुलर केमिकल आप कह सकते हो जिसको आप मेलानिन कहते हो, इसका कंसंट्रेशन कितना है वो इस जो ब्राउनिश टोन है इसको डार्कर या फिर लाइटर वे में कर रहा होता है। तो जो बहुत ही डार्कर शेड्स होते हैं ब्राउन आई कलर के, वो कई बार हमें ऐसे दिख रहे होते हैं, दे सीम्स टू बी, दे अपीयर टू बी ब्लैकिश साइड टोन, ऑलराइट, पर ऐसा होता नहीं है। तो आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, बेसिकली तीनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर हेयर भी लिख देते हैं और आई कलर, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आप कहोगे क्या? मेलानिन। ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कलर वेरिएशन अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो अलग अलग लेवल पर होता है। इसको छोड़ करके हाइट भी अलग है। ग्रेट खली की हाइट कुछ और है, और रे मिस्टूरियो, अगर आप WWE को देखते हो, तेंदुलकर सर जी की जो हाइट है, सहवाग जी की जो हाइट है, वो एक अलग हाइट है, ठीक है। और अगर लेट्स से आप किसी और प्लेयर को लेते हो, है ना, कर्टली एम्ब्रोज को लेते हो फॉर दैट मैटर। अभी मैं क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ तो आई डो नॉट नो कि अभी की हाइट लोगों की किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, बट ऑफ कोर्स आपको हाइट में भी पॉपुलेशन के बीच में वेरिएशन देखने को मिल रहे होते हैं। ऑलराइट, जो ब्लड टाइप है, ब्लड टाइप भी वेरिएशन दिखा रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। एबीओ ब्लड टाइप भी है पॉपुलेशन के बीच में, आरएच जो है ना, वो भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो एमएनएस सिस्टम है या एमएनएस टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी आपको पॉपुलेशन के बीच में इजीली देखने को मिलता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, जो डिजीज के लिए आपकी ससेप्टिबिलिटी है वो भी पॉपुलेशन में वेरी करती है। तो दीज आर क्राइटेरियाज और दीज आर बेसिकली द लाइंस अराउंड विच एंड अलोंग विच वी स्टडी द वेरिएशन इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। दीज आर जस्ट द फ्यू, है ना, जो हम कुछ एक दो का यहाँ पर नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। इसको छोड़ करके कई सारे एग्जाम्पल्स है जो आप थ्रू आउट दिस यूनिट यहाँ पर पढ़ने और समझने वाले। ऑलराइट, सो इसी चीज़ को अगर हम आगे ले जाएं, वेरिएशन को समझने की कोशिश करें, तो आप देखते हो कि ये वेरिएशन जो है और ये जो एडेप्टेशन है वो आ किस तरीके से है। तो बेसिक सोर्स इन वेरिएशन का क्या है? म्यूटेशंस का। याद कीजिए, जस्ट रिकॉल द लास्ट यूनिट, हमने बात किया था आपको जो सडन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जीन्स के अंतर्गत में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑलराइट, उनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप म्यूटेशन के फिनोमेना के हिसाब से पढ़ते हो। अगर आपको 11th-12th में आपने बायोलॉजी को पढ़ा या फिर इन जनरल भी अपने साइंस को पढ़ा है 10th लेवल तक, तो आपने पढ़ा होगा कि म्यूटेशंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर दो कैटेगरीज में बांटना चाहो तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल वे में इसको ले जा सकते हो, ठीक है। सो ये म्यूटेशंस क्या होते हैं? कई बार ये चेंजेस जो लेकर के आते हैं एक पॉपुलेशन के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, दे मे बी इन बेनिफिशियल एंड दे मे नॉट बी सो बेनिफिशियल, और इवन दे मे बी लीगल, है ना, इन वेरियस सिनेरियोज। तो म्यूटेशंस अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। अब जो म्यूटेशन यहाँ पर अच्छे होंगे उसको नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस याद कीजिए, पिछले यूनिट में पढ़िए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आपने पुराने चैप्टर्स को नहीं किया है तो उनको आई विल होप कि ये सारी चीज़ें पहले से पता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विन का आइडिया क्या है ना। पर इन केस अगर नहीं पता या फिर अगर आप भूल गए हो तो आप एक बार ज़रूर से इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद, एम्बर एंड एम्बर की सीरीज में चैप्टर 3 का पार्ट 3 जो है उसको देख लीजिएगा, द लास्ट वीडियो दैट वाज अपलोडेड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। स्टडी IQ ऑप्शनल के शायद चैनल पे है, मेन के चैनल पे आई एम नॉट श्योर, शायद मेन के पे भी हो सकता है, पर आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो म्यूटेशंस है ना, जो अच्छे होंगे उसको क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन में रखने की कोशिश करेगा। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का केस। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का अगर आप केस देखते हो तो हाउ द population of black moth rapidly increased because of the favoring scenarios। आप देखते हो कि प्री इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर में जो ट्री ट्रंक्स हुआ करते थे वो डार्कर शेड के नहीं थे, है ना, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर इतनी नहीं हो रही थी। और लाइटर शेड के कंडीशन में जो लाइट वेरिएंट हुआ करते थे मॉथ के, वो वहां पर फेवर होते थे। उनको जो प्रीडेटर्स हैं, लिजर्ड्स हो सकती हैं या फिर कोई और एनिमल हो सकता है जो उसको खाता हो, वो देख नहीं पा रहा है तो ऑफकोर्स वो उस पर फीड नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो वहां पर बचे रह जाते थे और उनकी पॉपुलेशन आराम से प्रोपेगेट करती थी। जबकि
लाइटर स्किन जो ट्रंक हुआ करता था पेड़ों का, उसके ऊपर डार्क शेड के जो मॉथ्स होते थे वो आसानी से विजिबल हो जाते थे, और लिजर्ड से लेकर के जो भी ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर फीड करना चाहे वो उन्हें फीड कर सकता है, अपना शिकार बना सकता है। ठीक है, दे कैन प्रे अपॉन दीज ब्लैक मॉथ्स। सो इनकी पॉपुलेशन हमेशा चेक में रहती थी, बहुत लोअर लेवल पर ऑपरेट करती थी। बट पोस्ट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द सिनेरियोज टर्न अपसाइड डाउन, है ना। वहां पर ये जो बेसिकली म्यूटेशन है, जिस जो ब्लैक कलर कोड के लिए, ब्लैक कलर ऑफ मॉथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ज्यादा मिलेनिन का प्रोडक्शन जिसके बीच में हो रहा है, ब्लैक वेरिएंट्स के बीच में, वो फेवरेबल हो गए। इसका नाम ही इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सॉरी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसीलिए है ना, मिलेनिन टर्म उससे आपको समझ में आता है। ऑलराइट, सो मिलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल, जब हायर कंसेंट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जिसको हमने अभी लास्ट स्लाइड पे क्या बताया था आपको, मेलानिन। तो मेलानिन हाई अगर होगा तो ये क्या रिजल्ट करेगा, डार्कर स्किन शेड के अंदर में। ऑलराइट, और अगर मेलानिन का कंसेंट्रेशन कम हुआ तो ये लाइटर स्किन शेड में रिजल्ट करता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहां पर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के केस की, तो यहां पर आपने देखा कि आफ्टर द पोस्ट द इंडस्ट्रियल पीरियड, जब ट्री का जो ट्रंक है उस पर कई ज्यादा आपको पॉल्यूशन का इफेक्ट विजिबल होने लगा, डार्कर शेड में वो कवर होने लगा, तो जाहिर सी बात है डार्क के ऊपर डार्क। ऑलराइट, अगर मैं यहां पर ये दिस पर्टिकुलर रिमोट इज ब्लैक इन कलर, अगर मैं इसको यहां पर ऐसे ऑपरेट करता हूं, रखता हूं, ठीक है, और लाइट्स को भी बहुत सारी लाइट्स जल रही है ना, और इन लाइट्स को अगर मैं डिम कर देता हूं थोड़ा सा भी, तो आपको जल्दी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। या फिर कोई इंसान अगर 100 मीटर्स, 50 मीटर्स, 20 मीटर्स, लेट्स से 20 मीटर्स या 5 मीटर्स की डिस्टेंस पे भी है, तो उसको मे बी एक सिंगल साइड में इस तरीके से ना नजर आए। जबकि आई एम कैरिंग another mouse here that is white in color, and the difference can be clearly visible because it is contrasting the background of my attire. ठीक है, जो अटायर मेरा है उसको ये कंट्रास्ट कर रहा है, इसलिए आपको ये डिफरेंस काफी आसान तरीके से दिख जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था मौत की पॉपुलेशन के साथ, जो लाइटर वेरिएंट्स थे वो एक तरीके से अब विजिबल होने लगे डार्कर शेड के ऊपर, और प्रीडेटर का शिकार वो बनने लगे, ना कि ब्लैक मॉथ। तो उनकी पॉपुलेशन चेक में आई, लोअर लेवल्स पे गई, और ब्लैक मॉथ वहां पर सर्वाइव करने लगे। उनकी जो पॉपुलेशन है वो बून, उसमें एक इजाफा आया, रैपिड इंक्रीमेंट आपको आते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये म्यूटेशन इस तरीके से जो पूरा पासा है, जो पूरी बाजी है ना, शतरंज की जैसे पूरी बाजी होती है, आप एक अच्छी चाल चलते हो तो आप सामने वाले को मात दे सकते हो। ऑलराइट, सो सिमिलरली इसी तरीके का काम करता है कुछ म्यूटेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में। कभी वो किसी के लिए बेनिफिशियल था, व्हाइट मॉथ के लिए, और कभी किसी के लिए। तो जैसे यूपीएससी किसी का सगा नहीं है, उसी तरीके से आप कह सकते हो म्यूटेशंस भी कभी किसी का सगा नहीं। ऑलराइट, कभी भी वो अपना जो पाला है उसको बदल सकता है ना, और जब वो अपना पाला बदलेगा तो टेबल जो है अपसाइड डाउन चली जाएगी, है ना, बाजी पूरी पलट जाएगी वहां पर। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जीन है ना, हाउ अडेप्टिव पर्टिकुलर जीन और अ ट्रेट इज, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। लेट अस इमेजिन ऑफ अ सिनेरियो, कोई ऐसी जगह है, बहुत रिमोट लोकेशन है, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी भी अकर नहीं हुआ। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी भी वहां पर अकर नहीं हुआ है, तो सिनेरियोज मोर और लेस प्री इंडस्ट्रियल टाइम के होंगे, है ना। और किसी तरीके से आप समझ लो कि 2-4 व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन और 2-4 ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन माइग्रेट करके उस पर्टिकुलर जगह पर जाती है जहां पर इंडस्ट्रियल इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा है, और सेम सिनेरियो जैसा इस पर्टिकुलर जगह पे था जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, वैसी कंडीशन वहां पर भी बनी हुई है। अब जब ये लोग वहां पर जाएंगे, ऑलराइट, तो वहां पर क्या होगा, अगेन नेचुरल सिलेक्शन जो है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, तो वहां पर अगेन व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन एक तरीके से सेलेक्टिव बायस को देखेगी, यानी कि सेलेक्टिव फेवर जो है वो उसको मिलेगा, और ब्लैक मॉथ अगेंस्ट वहां पर एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन गिरने लगेगी। ऑलराइट, सो ये जो एडेप्टिव जीन्स होते हैं, या फिर जिसमें भी ये म्यूटेशन आने की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, जो कि कभी बेनिफिशियल है, कभी नॉट सो बेनिफिशियल है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेट्स या जीन या फिर म्यूटेशन अपने आप में एब्सोल्युटली बेनिफिशियल या हार्मफुल नहीं है। जब आप इसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक, ज्योग्राफिक, मोर एक्यूरेटली एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सेटअप के कंट्रास्ट में देखते हो, कॉम्प्लीमेंट करके देखते हो, तो हमें पूरी पिक्चर समझ में आती है कि क्या ये बेनिफिशियल होने वाले हैं या फिर नॉट सो बेनिफिशियल होने वाले हैं। ऑलराइट, सो दे आर नॉट यूनिवर्सली
beneficial and they are not universally deleterious or harmful. So you need to get that point first. जैसे कि आप देख रहे हो जो एडेप्टेशन होता है वो यूनिवर्सल नहीं है, और यहां पर आ जाता है रोल एक्लाइमेटाइजेशन का. ठीक है, जब बेसिकली हमने बात किया कि ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड के बाद उस पर्टिकुलर रीजन्स में जहां पे ये एक्टिविटीज हुई, इनका एक फेवरिज्म आपको देखने को मिला, है ना. तो इस पर्टिकुलर ट्रेट को जो कि एक एडवांटेज पहुंचा रहा है पॉपुलेशन को, है ना, जो एडवांटेजियस म्यूटेशन होंगे, जो आपको एडवांटेजियस, वी कैन राइट इट हियर, या फिर हम चलिए यहीं पे आपको ये चीज बता रहे होते हैं, जो आपको एडवांटेजियस म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो आप इसको कह सकते हो कि दीज आर नथिंग बट एडेप्टेशंस. ये एक अडेप्टेशन है ना, क्योंकि ये अडेप्ट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को, इन द गिवन सिनेरियो, इन द गिवन एनवायरमेंटल सेटअप. लेकिन हमने बात की कि सिंस these adaptive genes or these adaptive traits aren't universal. ये हर जगह अगर कोई चीज एक जगह पर अडेप्टिव मानी जा रही है क्योंकि वो एडवांटेजियस है, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी जगह पर भी मानी जाएगी. तो ये एडेप्टेशन जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, इसीलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए आ जाता है एक्लाइमेटाइजेशन का रोल. लेट्स से हिली एरियाज में आप देखते हो जो लोग होते हैं, है ना, उनकी कद काठी, उनका जो पूरा का पूरा कल्चर है और उनका जो पूरी बायोलॉजी है, दैट जनरली डिफर्स. यू कैन इजीली फाइंड कंट्रास्टिंग फीचर्स और डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन अ पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेन और अ मेनलैंड जो आपके एरियाज है वहां की, और दूसरे जो हिली और माउंटेनियस रीजन की पॉपुलेशन है. ठीक है, आसानी से आप अंतर पहचान सकते हो, बता सकते हो. पर फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज करो कि वो हिली पीपल जो है, ठीक है, वो प्लेन्स के रीजन में आते हैं, तो उनके वहां के एडेप्टेशन यहाँ के लिए एडेप्टिव फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको उस फीचर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी और फीचर की जरूरत है. या फिर सिमिलरली आप अज्यूम कर सकते हो कि कोई प्लेन वाला इंसान जब है, हम टूरिज्म के लिए हम किस तरफ से एडजस्टेड है, एडेप्टेटेड है, अपने जगह के हिसाब से, हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसके हिसाब से हमारे एडेप्टेशन है ना, बीट कल्चरल, बिहेवियरल एंड बीट बायोलॉजिकल, बोथ द एडेप्टेशंस आर इन सिंक, in synchrony with the present environmental condition that is prevailing in the vicinity. हमारे अगल बगल में जैसी अभी कंडीशंस है उसके लिए हम बने हुए. आप जब आप टूरिज्म के लिए जाते हो और आपने मन बनाया कि यार बहुत मज़ा आ गया मुझे, यहाँ पे मैं लाचुंग में या लाचेन में आया हूँ सिक्किम के अंदर में, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं 4 या 5 दिन का प्लान बना करके आया था, पर अब तो मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकूंगा. तो यहाँ पर आप क्या होगा, आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फेस करना होगा. ठीक है, क्योंकि आप उन परिस्थितियों के लिए बने नहीं हो. तो शुरुआत में तो जो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, है ना, वो आपको बचा ले जाएंगे 2 दिन 3 दिन के लिए. ऑलराइट, आप वार्मर क्लोथ को ले गए हो तो वो एक तरीके से आपके कल्चरल या बिहेवियरल तरह से हेल्प कर रहा है. आप जो फायर है ना, आप वुड को जला करके या फिर किसी भी चीज़ को जला करके आप फायर का इंतजाम करोगे. ऑलराइट, तो उस वहाँ से आप वार्मथ को अटेन करोगे. ऑलराइट, यू कैन हैव लाइक टी, कॉफी और समथिंग दैट इज गिविंग और जनरेटिंग वार्मथ, हीट. ठीक है, आपकी बॉडी शिवर कर रही है ना, तो वो भी एक फिजिकल मूवमेंट है, वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, आपको हीट जनरेट करवा रहा है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप हैवीली ब्रीथ करोगे ताकि जो एक हायर ऑल्टीट्यूड पे आने की वजह से ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होगी आप उसको कंपनसेट कर सको. पर लॉन्गर टाइम पीरियड में ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था जो कुछ दिनों के लिए कारगर होता है, ये आपको धोखा दे देगा. ठीक है, वहां पर आपको फिर किसी और चीज की जरूरत होगी, और वो जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको आप क्या कहते हो, एक्लाइमेटाइजेशन कहते हो. और उसके द्वारा जो जेनेसिस होता है जिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का, उसको हम एक्लाइमेटरी रिस्पॉन्स या एक्लाइमेटरी लेवल ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं. स्पेलिंग आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, एक्लाइमेटाइजेशन. एक्लाइमेटाइजेशन के तहत व्हेन यू आर हैविंग अ प्रोलॉन्ग्ड, है ना, एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है जिसके सामने आप लंबा समय टिक गए, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, उससे ज़्यादा आप रुकना शुरू कर गए, यू आर स्टेइंग देयर फॉर लेट्स से 2 weeks or more. So you need your body to adjust physiologically to that particular environment. And now, if you are taking the example of higher altitude, so there will be lesser oxygen availability and a condition will prevail जिसको आप क्या कहते हो, hypoxia कहते हो. All right, अभी हम उसके बारे में डील भी करेंगे.
तो हाइपोक्सिया से लड़ने के लिए जो आपको एडेप्टेशन चाहिए वो आपके वहां पर आने चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। तो इसीलिए एडेप्टेशन आपका अपने घर के लिए है। ऑलराइट, एक कोई मूवी थी आई थिंक शूट आउट एट लोखंड वाला और वडाला, वहां पर एक डायलॉग है कि शेर की गली में आकर के उसका पता नहीं पूछते, है ना। तो बिल्कुल वही बात है। अक्सर ये बात शाहरुख खान के रेफरेंस में यूज़ की जाती है जब उनके अभी हाल फिलहाल में उनका बर्थडे हुआ था, और हर साल की तरह जो उनके घर के बाहर बर्थडे पे जो भीड़ आती है उसके लिए इस चीज़ को अक्सर कहा जाता है। पर सेम चीज़ को आप समझ सकते हो कि अपने इलाके में तो सारे के सारे शेर है ना, एवरीबडी इज अ लायन। पर जब आप दूसरे की टेरिटरी में जाते हो तो वहां पर मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा जेनेटिकली फिजियोलॉजिकली साउंड हो, वायबल हो टू फेस दोज स्ट्रेसेस। सो अपने इलाके में तो एडेप्टेशन काम करेगा, ठीक है, जिसके लिए आप एडेप्टेड हो, जिस सिनेरियो के लिए। पर जब आप दूसरे इकोलॉजिकल सेटअप में गए, सो देयर यू विल नीड द रोल ऑफ ए क्लाइमेटरी चेंजेस, जो आपको 1-2 महीने 3 महीने या जितना भी समय आप वहां पर बिता रहे हो उसके हिसाब से एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट, सो इसीलिए यहां पर क्लैरिटी नहीं दी है एम्बर एंड एम्बर में जब हम बैचेस में पढ़ाते हैं, बिकॉज दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो आपके लेट्स से एडेप्टेशन के प्रिंसिपल है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, और इसको छोड़ करके जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल एक्लाइमेटाइजेशन का जो आपका टॉपिक है, इन सारी चीजों को आप कहां पर पढ़ रहे होते हो? आप इन सब चीजों को यूनिट 9.7 आई बिलीव जो आपकी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है वहां पर इन सारी चीजों को आप पढ़ोगे। ऑलराइट, और वहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें ईदर इट इज एक्लाइमेटाइजेशन या फिर जो आपका एडेप्टेशन है, ये इस ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर में आता है जिसको आप इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट कहते हो। तो बोथ एक्लाइमेटाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं और आपका एडेप्टेशन, वो दोनों इसके अंदर में ही आते हैं। आपकी सिलेबस में जिस तरीके से डिमांड की गई है इस टॉपिक को पढ़ने की, समझने की, उस तरीके से एम्बर एंड एम्बर ने यहां पर कवरेज नहीं की हुई है। ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर बुक फॉर द कवरेज और प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, बट इट डज गिव अस अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स व्हिच कैन बी कोटेड विद आवर प्रिपरेशन। जब आप कहीं पे कोचिंग के थ्रू इस चीज को पढ़ रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमारे बैचेस में इनरोल्ड हो या इनरोल्ड होने वाले हो, वहां पर आप जो चीज़ों को पढ़ोगे, मोस्टली हम क्या करते हैं, एम्बर एंड एम्बर और इससे कई ज़्यादा बेहतर जो किताबें हैं, 2-4 किताबें इससे भी बेहतर है फॉरेन ऑथर्स की जो कि इंडिया में थोड़ी लेसर नोन है, उससे भी एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप वहां पर आप आकर के इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हो, या फिर कई बच्चे हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन्होंने शायद एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, वो भी इन एग्जाम्पल्स को जब आंसर में कोट करते हैं तो एक आपका ओवरऑल जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी अच्छा बन करके आ रहा होता है किस चीज का, आपके आंसर का। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। चलिए, ऑलराइट, सो यहां पर भी सेम बात कही है, एक्लाइमेटाइजेशन में हैव अंडरलाइन जेनेटिक फैक्टर्स बट दे आर नॉट देमसेल्फ जेनेटिक। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके एक्लाइमेटरी रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पर वो उसको डिटरमाइन नहीं करते, है ना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमंस है ना, वो किस तरीके से इन तरीके के चेंजेस को देख रहे होते हैं, और हम कुछ कल्चरल एग्जांपल्स का भी यहां पर यूज करेंगे आपको ये एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन और एक्लाइमेटाइजेशन के फीचर्स को समझाने के लिए। ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रामेटिकली एक जो इन्वायरमेंट है उससे अफेक्ट होते हैं, एंड टू अ ग्रेटर डिग्री वो अपने इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन द स्टूडियो, है ना, अ लॉट ऑफ लाइट्स आर देयर, और जो ये सामने आपको बोर्ड देखने को मिल रहा है, द एंटायर सेटअप, अगर आप यहां पर एयर कंडीशन को ऑन नहीं करोगे तो इट माइट बी टू हॉट फॉर द पर्सन हु स्टैंडिंग इनसाइड विद इन द स्टूडियो टू हैंडल दैट। तो ये क्या है, एयर कंडीशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, आप अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट को जो आपकी विसिनिटी में है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और कर भी रहे हो। ऑलराइट, सो हमारा लगातार एक इंटरेक्शन बना रहता है इन्वायरमेंट के साथ, जहां पर हम इन्वायरमेंट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो
किसी से छुपा नहीं है। अब कल्चर जो होता है वो एक मैकेनिज्म की तरह यहां पर आ जाता है जो ह्यूमन को अलाउ करता है टू मॉडिफाई इट्स पर्टिकुलर एनवायरमेंट। वी कैन टेक अदर शेड बिकॉज यहां पर सब कुछ रेड रेड है, तो हम ब्लूइश शेड को यहां पर ले लेते हैं। वो आपको मॉडिफाई करने की एक इंडिपेंडेंस को दे रहा होता है। ऑलराइट, लेट्स एग्जांपल, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर को दो भाग में बांटते हो आप। यूनिट 2.1 2.2 याद कीजिए, कल्चर सोसाइटी को जब पढ़ते हो तो कल्चर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में एवरीथिंग बेसिकली जो हमारी नॉलेज, बिलीफ, वैल्यूज, मॉरल्स को फॉर्म करती है उसको आप कहोगे वो क्या है, हमारा नॉन मटेरियल फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, नॉन मटेरियल। और जो चीजें जो मैनिफेस्टेड है, जो सामने है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या है, आपका मटेरियल पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्टोरिक मैन ने क्या किया, कुछ पत्थरों को देखा, स्टोन्स पड़े थे रिवर के किनारे, उसको उठाया और कहा कि चलो मैं इसको अगर यहां से थोड़ा शार्पन करता हूं। देयर वाज लेट्स से कि एक स्टोन था, ठीक है, पेबल था, कोई रिवर के किनारे पड़ा था। अब प्री हिस्टोरिक मैन ने कहा कि चलो मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के या कोई हड्डी को लेकर के, कोई बोन को लेकर के इसके ऊपर यहां पर प्लेस करता हूं, ठीक है, और एक दूसरा पत्थर लेकर के मैं इसके ऊपर हिट करता हूं, जिससे यहां पर वाला जो पूरा पीस है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पीस विल कम ऑफ लाइक दिस। और दूसरा जो था वो इस तरीके से आपका यहां पर बना देता हूं, शेप ले लेता है। तो ये क्या बना, एक आर्टिफैक्ट बना, है ना। आर्टिफैक्ट इज बेसिकली समथिंग नेचुरल मोस्टली, जिसके ऊपर ह्यूमन वर्कमैनशिप और क्राफ्टमैनशिप कैन बी इलस्ट्रेटेड और आइडेंटिफाइड फॉर श्योरिटी। ठीक है, तो इंसान ने एक नेचुरल चीज को उठाया जो कि एक पत्थर था, नदी के किनारे पड़ा था, और अपनी समझ को लगा करके उसने क्या किया, इस पत्थर को एक वेपन बना दिया या फिर एक टूल बना दिया। जो कुछ भी आप समझ लो, जो भी उसका यूज है उसके उस पार से उसके हिसाब से डील होगा, उसके हिसाब से ये चीज वहां पर इलस्ट्रेट होगी कि वो टूल है या वेपन है ना। मैं आपके हाथ में चाकू पकड़ाऊं, आप उससे फल काटते हो, एप्पल काटते हो, बनाना के पीसेस वहां पर लेते हो, या फिर आप किसी की गर्दन उड़ाते हो वहां पे, तो वो टोटली क्या है, इंसान की फितरत के ऊपर होता है। ऑलराइट, सो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट कैन बी यूज्ड एज अ टूल और एज अ वेपन। दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पर पॉसिबल होती हैं। तो इंसान ने उसको क्या किया, एक टूल या फिर वेपन बनाया। तो ये क्या हुआ, ये मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर हुआ। पर जिस समझ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस नॉलेज के साथ उसने इस पर्टिकुलर टूल को या फिर इस पर्टिकुलर स्टोन को टूल या वेपन बनाया, वो नॉलेज क्या है, वो नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो। तो इंसान इसी तरीके के जो कल्चरल मैकेनिज्म है, कल्चरल एजेंसी है, उसके थ्रू अपने इन्वायरमेंट को ऑल्टरनेट करने की, चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एस्किमोस की बात करते हैं, या इनुइट्स जिनको आप कहते हो, है ना। उनके यहां जाकर के देखो, एक्सट्रीम कोल्ड लाइक सिचुएशन है। हम शायद उस समय पे, उस जगह पर मे बी 5 मिनट 10 मिनट सस्टेन ना कर पाए, है ना। इतनी ज्यादा ठंड आपको वहां पर देखने को मिलती है। पर कल्चर के थ्रू उन्होंने क्या किया है, इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कोप अप करने की वहां पर एक स्ट्रेटजी लगाई है। तो उनके जो हाउसेज हैं, जिसको आप क्या कहते हो, इग्लू, है ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़िएगा, देखिएगा किस तरीके से वो बनते हैं, और उसमें इंसुलेशन की क्या सुविधा होती है। ऑलराइट, क्लोथिंग को देखिएगा, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डाइटरी कंपोनेंट से लेकर के बहुत सारी जो एक्टिविटीज का पैटर्न होता है, वो एस्किमोज ने ऐसा रखा है कि इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑफ कोल्ड को वो अवॉइड कर सके। तो वहां पर जो हाउसिंग की स्ट्रेटजी एंड लॉट ऑफ अदर स्ट्रेटजी, वो क्या है, वो एक कल्चरल रिस्पॉन्स है ना, क्योंकि हाउस क्या है, मटेरियल कल्चर है, जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, उसको एक तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। ठंड है पर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इमीडिएट इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, है ना। आप क्या करोगे, मे बी आप एक वार्मर को, एक हीटर को वहां पर प्लेस कर दोगे रूम के अंदर में, जहां पर आप अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर दोगे, है ना। तो दोनों जगह पे यही हो रहा है, पर जो डिवाइसेस है वो अलग अलग होती है। A lot of cultures do exist in societies जहां पर we see a classical example in the societies जहां पर iron deficiency is marked। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आयरन डिफिशियंसी जो होती है बहुत ही कॉमन है, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट frequent among the population. So what do they people do to avoid this particular scenario? एक वो नॉन मटेरियल कल्चर का एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट लाते हैं, जिसके तहत दे स्टार्ट कुकिंग इन दी आयरन पॉट्स,
है ना, तो वो आयरन पॉट्स में कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सो दैट उनका जो डाइट है, जो उसमें डिफिशियंसी है आयरन की, वो यहां से कंपनसेट हो सके। तो दिस इज ऑल्सो अ कल्चरल रिस्पॉन्स। ऑलराइट, जहां पर नॉन मटेरियल कल्चर की नॉलेज और मटेरियल कल्चर जो कि आप पॉट को यूज कर रहे हो, उन दोनों के मिश्रण से, यानी कि इन जनरल कल्चरल मेथड से आप आयरन डिफिशियंसी को केटर करने की यहां पर कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर पीपल, यू मस्ट हैव हर्ड, कोई ना कोई आपका दोस्त होगा या फिर आपने कहीं सुना होगा रिलेटिव्स में या फिर कहीं भी आपने, मे बी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज इन द मिल्क। मिल्क के अंदर में आपको लैक्टोज देखने को मिलता है, लैक्टेज की बात करते हो आपकी देखने को मिल रहा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और उन्हें में क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग उनके बीच में होने लगती है, वॉमिटिंग होगी, बहुत सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही होती है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज लाइक जो लैक्टेज या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको बोला जाता है। ठीक है, पर कई सारे ग्रुप में आप देख रहे हो कि ये जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आप लैक्टेज कहते हो, उसकी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। कई में कंटिन्यूटी खत्म हो गई, कई पॉपुलेशन में वो लैक्टेज मिल ही नहीं रहा है, और जहां पे वो नहीं है दैट इज मोर और लेस रिलेटेड विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। पर कई पॉपुलेशन में वी सी दी अपोजिट, यानी कि जहां पर अभी भी लैक्टेज जो है उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिला, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लैक्टेज परसिस्टेंस। आई थिंक आई हैव रिटन इट, यस, लैक्टेज परसिस्टेंस आप उसको कहते हो। ये खासकर देखने को मिला है कि जो डेयरिंग कम्युनिटीज है, खासकर इंडिया के सेंस में अगर आप बात करते हो, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है वहां पर जाट्स एंड गुजर की पॉपुलेशन है, लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज जो बकरेवाल्स हैं, इनके बीच में आपको लैक्टोज परसिस्टेंस के हायर इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज बेसिकली वाई, क्योंकि इनका एक कल्चरल या इकोनॉमिक सेटअप जो रहा है ट्रेडिशनली, वो डेयरिंग की एक्टिविटीज के साथ, हर्डिंग की एक्टिविटीज के साथ, है ना, एसोसिएटेड रहा है। सो ये चीज भी वहां पर आपको देखने को मिलती है कि हाउ कल्चरल एक्टिविटी ऑफ डेयरिंग इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द जेनेटिक कंपोनेंट, है ना। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो, कई सारे एलीट ग्रुप्स हैं, अगर आप आज से 2500 साल पहले जाकर के देखते हो तो इजिप्शियन के बीच में भी ये ट्रेंड होता था, और अभी हम जिसके एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकास की बात कर रहे हैं। जो एंडीज माउंटेन रीजन्स है उनके पास, उसी के आसपास में ये पॉपुलेशन, ये ग्रुप आपको इनकास का जो है वो रहते हुए देखने को मिलता है। और दिल्ली सल्तनत का जब हमारे यहाँ समय चल रहा था, यानी कि लगभग आप इनफैक्ट आप दिल्ली सल्तनत को हटाओ, इन जनरल आप गिन लो कि 1100 से अराउंड 1450 तक इनकास के बीच में जो इनकास का एम्पायर उस समय प्रॉस्पर कर रहा था। सो एक आपको ट्रेडिशन देखने को मिलता है, एक ट्रेंड आपको इनकास के बीच में देखने को मिल रहा होता है, जहां पर दे यूज टू बाइंड देयर हेड। ट्रेडिशनली भी वो करते आए हैं और मॉडर्न टाइम में भी इस समय के आसपास भी वो करते आए हैं। इजिप्शियन इसको अराउंड 2500 बीसी के आसपास प्रैक्टिस करते थे, वेयर दे वुड बाइंड देयर हेड विद कॉइल्स, है ना, क्लोथ की कॉइलिंग करेंगे और कस के अपने पूरे हेड को वहां पर बांध देंगे। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, एक जेनेटिक डिटर्मिनेशन दिखाने लगता है ये कल्चरल फीचर। कुछ समय बाद जो आपको पॉपुलेशन का हेड है वो आपको एक पर्टिकुलर शेप दिखाने लगता है। ऑलराइट, वो पर्टिकुलर शेप आपका क्या होगा, वो आपका कॉइलिंग के हिसाब से बन जाएगा। मैंने शायद यहाँ पर पिक्चर को नहीं ऐड किया है, पर डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है जो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, उसमें आपको मैं पिक्चर उसकी डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, और वो इलोंगेशन आपको हेड के रीजन में फ्रीक्वेंटली इनकी पॉपुलेशन के बीच में देखने को मिलेगा। बिलीव क्या है, कई सारे लोग ऐसा करते हैं, चाइनीज पीपल के बीच में भी द स्मॉलर फुट जो है विमेन का, उसको फैंटेसाइज किया जाता है या फिर माना जाता है कि इट इज गुड, है ना, इट्स ब्यूटीफुल, है ना, टू हैव अ शॉर्टर फुट। तो क्या करते हैं कि आयरन के जो फुटवेयर होते हैं उसको बनाते हैं, स्मॉल सॉलिड आयरन के फुटवेयर बनाएंगे जिसके अंदर में women have to adjust their feet, और ग्रेजुअली क्या होता है, जो फीट का साइज है वो वहां पर श्रिंक करने लगता है। ऑलराइट, सो बेसिकली कई जगहों पे देखा जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि दीज पीपल टेंड टू डू इट टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर। फॉर एग्जांपल, जो इंडेलिबल इंक है, आपने कोई टैटू किया उसको कोई और रेप्लिकेट कर सकता है, पर ये चीज उन्हीं के बीच में होती है जो जेनेटिकली इस पर्टिकुलर चीज को करते आए, उनके ही बीच में आपको ये हेड का शेप ओवर द जनरेशन चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन एलियन है, फॉरेन है, और कौन हमारे लोग हैं, है ना। तो ये ग्रुप आइडेंटिटी के रूप में बेसिकली यहां पर इनकास के बीच में प्रैक्टिस हेल्प कर रही होती है, ग्रुप आइडेंटिटी को असर्टेन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सिमिलर फीचर आपको देखने को मिलता है ग्रुप आइडेंटिटी के लिए जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इस्लाम की आप बात करो, क्रिश्चियनिटीज की बात करो, ठीक है, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि
इब्राहिम से या फिर अब्राहम से गॉड ने ये कहा था, ये मैसेज उनके पास आया हुआ था कि बेसिकली उनको सर्कमसिजन के लिए बोला गया था, ठीक है, दैट इज द रिमूवल ऑफ द फोर स्किन या फिर परप्यूसिस जिसको आप कहते हो, उसको रिमूव करने के कहा गया था कि एज अ टोकन कि वो और उनके जो भी डिसेंडेंट हैं वो लोग, उनके जो सन्स हैं, ऑफ कोर्स जो उनके सन हैं वो इस पर्टिकुलर फीचर को यानी कि सर्कमसिजन को अपनाएंगे, ऑलराइट, जस्ट एज अ टोकन लाइक अ प्रॉमिस बिटवीन देम, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको ट्रेडिशनली देखने को मिलती है और आज तक कैरी ऑन हो रही है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। तो ये कल्चर और हेरिडिटी या जेनेटिक्स किस तरीके से आपस में ओवरलैप करती है आप वो आपको यहाँ पर देखने को मिला, दैट वाज अ गुड एग्जांपल। नाउ इफ वी से कि ये जो फिजिकल वेरिएशन है, बिकॉज मोस्टली हम वेरिएशन की बात करते हैं तो आपको शुरुआत में बताया कि वो हो सकता है मेलेनिन के प्रोडक्शन के बारे में हो या हो सकता है ब्लड ग्रुप के टाइप के बारे में। अब इन दो सिनेरियो में आप किस तरीके के वेरिएशन को जल्दी पहचान पाओगे या देख पाओगे? एक्सटर्नली मैं खड़ा हूं तो आप किस तरीके के वेरिएशन को यहां पर देख करके बता सकते हो? डेफिनेटली द स्किन टोन और द स्किन कलर और द कॉम्प्लेक्शन, है ना, जो कि मेलेनिन के वजह से हो रहा है। अब मेलेनिन को तो आप नहीं देख सकते हो पर यू कैन सी द स्किन टोन। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ब्लड ग्रुप की बात करते हो, सो नो मैटर ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, आप ऐसे मुझे देख करके मेरा ब्लड ग्रुप नहीं बता सकते हो। तो फिजिकल जो वेरिएशन होते हैं वो स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल हो जाते हैं, है ना। बाहर से ही आप देख करके किसी का स्किन टोन बता सकते हो, हाइट देख सकते हो उसका, ठीक है, वेट का आप एक अंदाजा लगा सकते हो ब्रॉडर कैटेगरीज में, स्किनी है, थिन है, मॉडरेट है, ओबीज है, ओवरवेट है, क्या है, ठीक है, उस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो बॉडी बिल्ड और फेशियल कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चरेशन को अगर हम देखते हैं तो ये भी पॉपुलेशन के बीच में डिफर करती है एंड इसका भी एक इंट्रिकेट रोल है किसके साथ, जो एडेप्टेशन का प्रिंसिपल या एडेप्टेशन का जो फिनोमेना होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ इकोलॉजिकल रूल, इसका यूज कहां पर आता है, जो आपका इनिशियल यूनिट है वहां पर यूनिट 1.4 या 1.5 में, आई बिलीव 1.4 में दीज रूल्स आर बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। खासकर 3 है जिसमें से 2 यहाँ पर हमने यहाँ पर बताए हुए, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर में तीसरा रूल नहीं है और जो तीसरा रूल यहाँ पे दिया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज ग्लॉगर्स रूल। तो एलन रूल बेसिकली हमसे क्या कहता है कि जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है इनके जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं दे टेंड टू बी शॉर्टर इन लेंथ, ऑलराइट, जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो शॉर्टर इन लेंथ होंगी, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या, जो आप ये हाथ देख रहे हो या पांव देख रहे हो ये क्या होंगे, शॉर्टर होंगे, ठीक है। एंड देयर इज अनदर इंडिविजुअल जिन्होंने एक रूल दिया है जिसको आप बर्गमैन्स रूल कहते हो, और बर्गमैन्स रूल क्या कहता है कि कोल्डर रीजन में वी फाइंड मोर स्टॉकियर स्टर्डियर बॉडीज, लार्जर बॉडीज। लार्जर बॉडीज को कई बार मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे सोचते हैं कि सर लार्जर कोल्डर क्लाइमेट में कैसे हो सकती है ना, क्योंकि एलन रूल तो कह रहा है कि वहां पर शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज होगी, तो वहां पर एक्सट्रीमिटीज की बात हो रही है, लिम्स की बात हो रही है। यहां पर इन जनरल आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बर्गमैन उसकी बात कर रहे हैं। तो जब वो लार्ज बॉडी बोल रहे हैं तो उसका मतलब है एक मैसिव या मैसियर बॉडी, ऑलराइट, स्टॉकियर बॉडी, स्टर्डियर बिल्ड जो होता है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। जबकि वो कह रहे हैं कि जो नॉट सो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स हैं या फिर जो आपको देखने को मिल रहा है कि वार्मर क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, खास करके इक्वेटर के पास आप जाओगे तो आपको नॉट सो स्टर्डियर या फिर थिनर बॉडी टाइप्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि लार्जर का उल्टा स्मॉलर बॉडी टाइप आपको देखने को मिलेगी। नाउ बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज रूल्स वर डिजाइन एज इकोलॉजिकल रूल विच वर प्लेस्ड अपॉन बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, है ना। इंसान के ऊपर एप्लीकेबिलिटी की यहाँ पर बात नहीं थी शुरुआत में, पर बहुत सारे लोगों ने, स्कॉलर्स ने इसको ह्यूमन पर टेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि बोथ ऑफ दीज रूल्स, इकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, डू विदस्टैंड इवन ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। इनमें से एक का अगर आप जिक्र करोगे तो D.F. रॉबर्ट्स, है ना, नाउ वी कैन टेक दी रेड कलर, सॉरी। सो D.A. रॉबर्ट्स साहब थे, इन्होंने स्टडी की ऑन द वेरिएशन ऑफ मीन बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, और इन्होंने पाया कि जैसे जैसे आप कोल्डर रीजन में, टेम्परेट रीजन में जाओगे उस वेट के अंदर में इजाफा देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला, और दूसरे रीजन में उसका डिक्रीज देखने को मिला। अब इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एम्बर नंबर में दिया जो ग्राफ है उसको यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रीजन की बात है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नेटिव अमेरिकन इंडिविजुअल की आप बात करते हो। तो खासकर आप देख रहे हो कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है कंपैरेटिवली, और अगर आप यूरोप की बात करते हो तो मोस्टली कोल्डर रीजन के तौर पे है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राफ्स हैं ये आपको इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू वाला शेड है यानी कि यूरोपियंस के लिए जो यूज है, ये आपको दिखा रहा है ग्रेटर टेंडेंसी,
ठीक है, 70 kg का जो ब्रैकेट में है वो पाउंड्स में आई बिलीव है वेट, बिल्कुल, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो केजीज में वहां पर बात की गई है। तो आपको ये रूल विदस्टैंड करता हुआ देखने को मिलता है एज पर दी रॉबर्ट स्टडीज इवन इन दी ह्यूमन पॉपुलेशन। साथ ही साथ देयर वाज अनदर इंडिविजुअल जिन्होंने एलन रूल को एक तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन पे टेस्ट किया था। नाम क्या था उनका? अल्फोंसे राइजनफील्ड, है ना, अल्फोंसे राइजनफील्ड नाम था। और इन्होंने रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या एलन रूल वहां पर एप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने कई तरीके की कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में जब रैट को टेस्ट किया, कोल्डर कंडीशन को वहां पर रखा, तो इन्होंने पाया कि जो जनरेशनल शिफ्ट था रैट के बीच में, या फिर उस पर्टिकुलर रैट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो क्या हुआ कि जो लिम्ब्स था उसके साइज में इंक्रीमेंट हुआ, प्रपोर्शन जो उसका था वो वहां पर ग्रेटर हुआ। तो डेफिनेटली यहां पर इन्होंने पाया कि ये अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन के पॉपुलेशन के ऊपर भी इक्वली वर्क करता है। राइजनफील्ड ने क्या किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट को नेजल अपर्चर पे भी किया, है ना, और वहां पर भी वेरिएशन को जाना। अब ये जो दोनों चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है? हम ह्यूमन स्टडीज में अगर कह रहे हैं तो क्यों आपको देखने को मिल रहा है कि कोल्डर रीजन में एक्सट्रीमिटी शॉर्ट है ना, लिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि वार्मर रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में लॉन्ग है, थिनर आपको कंपोजिशन देखने को मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज कोल्डर रीजन में आपको डिग्री ऑफ इंसुलेशन चाहिए, इसलिए आप स्टॉकियर मैसिव बॉडी बिल्ड्स को देख रहे हो, लार्जर बिल्ड्स को देख रहे हो, बिकॉज एक्स्ट्रा एडिपोसिटी और द लेयर ऑफ फैट विल ऑलवेज एक्ट एज अ इंसुलेटर। वो वहां पर इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, हीट को प्रिवेंट करके रखेगी, जो कोल्ड के लिए एक अच्छा फीचर है। जबकि जो शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या करेंगे, आपको ज्यादा सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हीट लूज कर सको, ठीक है, तो आपके हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं बाय मिनिमाइजिंग दी सरफेस एरिया। सिमिलरली जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर आपको जल्द से जल्द हीट को लूजन अप करना है, क्योंकि हीट के अगेंस्ट हमारा मैकेनिज्म क्या है कि आप हीट को लूज कर लो उतना अच्छा। तो वहां पर भी ये रूल काम करते हैं। लोग टॉल है, थिनर है, उससे क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि हीट जो है वो आसानी से डिसिपिएट हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका नेजल अपर्चर है वो भी इस तरीके से डिजाइन होता है। जो नेजल अपर्चर है ये, है ना, जो आपके साइज है ना, यहां पर उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, ये अपर्चर काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता है, और कोल्डर रीजन में अपर्चर काफी छोटा होता है। जिसको आप अपर्चर को किस तरह से, जिनको अपर्चर नहीं समझ में आ रहा हो, सिंपल इसको समझो कि जो नेजल ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कोल्डर रीजन के अंदर में आपको मोर नैरो दिखाई दे रही है, जबकि जो वार्मर रीजन्स हैं या ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर ये आपको वाइडर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कोल्डर रीजन में अमाउंट ऑफ कोल्ड एयर जो कि जा रही है ना, जो पास ऑन करेगी आपके नेजल पैसेज से होकर के, उसको आपको कम करना है। ऑलराइट, सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ एडजस्टमेंट फीचर। यहाँ पे हमने जो दो रूल बताए हैं ये आपको ह्यूमन पॉपुलेशन में एक और तरीके से, एग्जाम्पल भी अगर आप देखो तो आपको बढ़िया तरीके से इलस्ट्रेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एलन रूल की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, एलन रूल के ऊपर आपका ये जो पॉपुलेशन मौजूद है यहाँ पर, किसकी? एस्किमोस की, वो फिट इन बैठती है। इनकी बॉडी साइज को देखोगे तो जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जो लिम्स हैं इनके शॉर्टर है, और बॉडी का बिल्ट देखोगे तो ये कैसे हैं? स्टडियर है ना, या स्टॉकियर बॉडी, मैसिव बॉडी कंपैरेटिवली होती है। कपड़े की वजह से ऑफ कोर्स और दिख रहा है, इनकी जो क्लोथिंग है, जो करीबू का स्किन होता है, सील्स की स्किन होती है, उससे बना हुआ होता है, उसमें थोड़े से और इनकी हैवीली बिल्ट दिख रही है, बट अदरवाइज ऑल्सो ये फीचर क्वाइट मार्क्ड इन है इनकी पॉपुलेशन के बीच में। ऑन दी अदर हैंड आप ईस्ट अफ्रीका में आ जाओ, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाओ। ईस्ट अफ्रीका में ये जो नीलोटिक पीपल है, नीलोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइल की जो रिवर वैली है उसके आसपास में ये लोग जो है मौजूद है ना, सूडान का जो रीजन है आपको उस जगह पे पॉपुलेशन देखने को मिल रही होती है। तो नीलोटिक पीपल के बीच में आप इमेजेस को गूगल पे उठा करके देखो, दे आर सो टॉल, थिन, लीन बट टॉल। तो इससे क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया है हीट को लूज करने का, वो यहाँ पर ज्यादा मौजूद है, तो हीट को जल्दी जल्दी ये वहां पर लूजन अप कर पाएंगे। ऑलराइट, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और जो लाइव एग्जांपल है दोनों हमें दिखा रहे हैं कि दीज बोथ रूल्स are applicable and working in the human population as well. चलिए, coming to the next thing, next determinant जो skin color की होती है। skin color किस हिसाब से हमारा vary करता है। Now the variation in skin color as we have discussed earlier is due to a particular chemical compound which is called as melanin। अब melanin का concentration high तो क्या होगा, comment section में बताइए अभी।
ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए हायर मेलानिन कंसेंट्रेशन की वजह से क्या होगा, डार्कर स्किन टोन होगा या लाइटर होगा। पूरा लिख के बताइएगा, सिर्फ लाइटर डार्कर मत कीजिएगा, पूरा लिख के बताइए कि क्या होगा, हायर कंडीशन होगी या फिर लोअर कंडीशन होगी। कमिंग बैक, सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको चीज़ लिखी हुई देखने को मिल रही है कि मेलानिन का जो कंसेंट्रेशन है इट सीम्स टू बी रिलेटेड टू द क्लाइमेट, है ना। और इस चीज़ को जो इलस्ट्रेट करता है रूल, इकोलॉजिकल रूल, सिलेबस में नहीं है पर एम्बर नंबर में दिया हुआ है, वो क्या है, ग्लॉगर्स रूल है। ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है कि टेम्परेट या कोल्डर क्लाइमेटिक सेटअप के अंदर में आपको इंडिविजुअल्स के बीच में, ये भी बर्ड्स की बात कर रहा होता है और मैमल्स, जो बाकी मैमल्स हैं उनकी बात कर रहा होता है, उनके बीच में आपको देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है, लाइटर स्किन टोन है, ठीक है। जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर आपको डार्कर स्किन टोन देखने को मिल रहा है। इस चीज को अगर आप देखते हो तो इसकी नेसेसिटी क्या है, जो अमाउंट ऑफ इंसिडेंट सनलाइट है या जो यूवी एक्सपोजर है पॉपुलेशन के बीच में किसी भी एक रीजन में, अगर वो रीजन टेम्परेट रीजन है तो इंसिडेंट सनलाइट जो होगी या जो सोलर इंटेंसिटी आपकी मौजूद है वो आपकी कंपैरेटिवली लेसर होगी एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन, जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है सोलर इंसिडेंस, वहां पर देखने को मिल रहा है, हाई जो एक्सपोजर है वो वहां पर अवेलेबल है। तो हाई एक्सपोजर क्या कर सकता है, दिस कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ स्किन डैमेज, ठीक है, स्किन कैंसर में भी लीड कर सकता है, कई सारे डिटोरिएशन वहां पे कर सकता है। तो डार्कर स्किन पिगमेंट जो होता है, ठीक है, डार्कर स्किन टोन जो होता है वो आपको इस यूवी एक्सपोजर से बचाएगा, ऑलराइट। तो वो क्या करेगा, आपको इस उसको इजिली, जो डार्कर स्किन टोन के पीपल हैं, यू विल फाइंड कि उनके बीच में ये जो एक्सपोजर है, ये जो इंसिडेंट लाइट है वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एक आसान फीचर के तौर पे आपको देखने को मिल रहा है, जबकि जो टेम्परेट रीजन में लोग हैं उनके बीच में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो वैसे भी बहुत हायर इंसिडेंस नहीं है लाइट का, ठीक है, सोलर एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है ट्रॉपिकल रीजन के कंपेरिजन में, प्लस उनकी स्किन भी लाइट शेड है, तो क्या होगा, वहां पर पेनिट्रेशन भी नहीं हो रहा है, ऑलराइट। और जब ये सनलाइट या सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा होगा इंडिविजुअल को, तो आपका जो विटामिन डी का सिंथेसिस है वो भी नहीं पॉसिबल होगा। तो कैल्शियम जो अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन चैनल है वो भी प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन करेंगे, और इसकी वजह से कई सारे ग्रोथ इश्यूज भी आपको इंडिविजुअल्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं, ऑलराइट। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है कि उनके बीच में लाइटर स्किन टोन है ना, ताकि इवन द लिटिल सोलर इंसिडेंस और द लिटिल एक्सपोजर कैन बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। कई बार आप देखते हो कि वो भी अगर सिनेरियो लाइक कम पड़ता है या फिर अदरवाइज ऑल्सो यू विल फाइंड दीज फॉरेनर्स और दीज लाइक लाइटर शेड पीपल, यूरोपियंस, on the beaches of India or maybe for that reason other tropical countries as well, है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि बीच पे वो क्या वहां पर टैनिंग के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे भी यही रीजंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। चलिए, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है, मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पीपीटी को मैं शेयर कर देता हूँ एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे। अगर आप अभी लेट में ज्वाइन किए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो शुरुआत में मैंने लिंक्स को शेयर किया हुआ है, जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर जाकर के आप इस पीपीटी को वहां पर एक्सेस कर सकते हो। अब जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी हमें इस चीज को दिखा रहे होते हैं। दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिसमें से एक का नाम है नीना जेब्लॉन्स्की और दूसरे का नाम है जॉर्ज चैपलिन। इन्होंने क्या किया, नासा के जो सैटेलाइट के डाटा है उसका एक्सेस पा करके उसको यूज किया फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द एवरेज अमाउंट ऑफ जो यूवी रेडिएशन है जो कि पीपल जिसके प्रति एक्सपोज्ड है ना। तो ये देखना चाह रहे थे किस रीजन में कितना ज्यादा ये यूवी एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है, और इनकी स्टडीज ने वो दिखाया, जो डाटा इनको मिला, उस जिस कंक्लूजन के ऊपर ये आए वो इन्हें बताता है कि दे फाउंड कि डार्क स्किन पीपल फाउंड दैट डार्क स्किन इज मोर प्रिविलेंट वेयर यूवी रेडिएशन इज मोर इंटेंस, ठीक है। तो जहां जहां पर ज्यादा एक्सपोजर था, ज्यादा इंटेंसिटी थी, उसी जगह पर लोगों की जो स्किन शेड है वो डार्कर थी। तो ये क्या है, ये भी एक एडेप्टिव फीचर है कि आपको प्रिवेंट कर रही है स्किन डैमेज, स्किन कैंसर से। अदरवाइज अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर इंटेंसिटी एक्सपोजर ज्यादा है, आप लाइटर स्किन टोन के साथ मौजूद रहोगे तो बहुत ही आसानी से आप जो डिटोरिएटिंग इफेक्ट ऑफ दिस यूवी एक्सपोजर है उससे परेशान हो जाओगे, उससे उसके जो इनफैक्ट आप देखोगे कि नुकसान है उसको आप वहां पर झेल रहे होगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है आपको यही चीज यहां पर दिखा रहा है, सेम चीज को आप देख रहे हो। तो ये फेयर व्हाइट की पॉपुलेशन है ना, और इस डायग्राम को प्लॉट किया गया कि दुनिया में कहां कहां पर डार्कर स्किन
टोन के पीपल है और लाइटर स्किन टोन के पीपल है। तो फेयर जो कि वाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन आपको इन रीजन्स में देखने को मिल रही है। जो लाइट ब्राउन है वो मोस्टली आपको प्रीडोमिनेंटली देखने को मिल रहा है बहुत सारे दुनिया भर के रीजन में। जो मीडियम ब्राउन है वो आपको बाकी के इन रीजन्स में देखने को मिल रहा है। और इंडिया के अंदर में अगर आप देखते हो तो मीडियम ब्राउन से लेकर के वेरी डार्क ब्राउन जो श्रीलंका का रीजन है और जो आपका साउथ एशिया का रीजन है, और जो आपका डार्क ब्राउन रीजन है वो आपको देखने को मिल जाता है सदर्न इंडिया में एंड मोस्टली ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में। ऑलराइट, तो ये मैप भी आप वहां पर आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब वापस हम आ जाते हैं जिस चीज को शुरुआत में डिस्कस किया था, हाई ऑल्टीट्यूड में आप कैसे अडेप्ट करते हो। तो एम्बर नंबर हमको बताता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में अडेप्ट करने के लिए कल्चरल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की भी जरूरत है और कुछ जेनेटिक रिस्पॉन्सेज या फिर आप बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कह लो, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कह लो, उनकी भी आपको जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एडेप्टेशन होता है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है व्हेन यू विल बी फर्स्ट एक्सपोज टू द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, यू आर नॉट द नेटिव ऑफ दिस हाई ऑल्टीट्यूड रीजन और दीज प्लेसेस, बट यू गो फॉर टूरिज्म और फॉर एनी अदर पर्पज, आप वहां पर एक थोड़ा सा स्लाइटली प्रोलॉन्ग स्टे को करते हो, ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है उस हाइट के ऊपर, सो देयर विल बी अ कंडीशन दैट विल बी कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है उसकी डिफिशियंसी आपको देखने को मिल रही होगी। तो आपके मसल्स के पास, आपकी बॉडी के पास, इनफैक्ट आपके ब्रेन के पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए क्या अहमियत होती है। एटलीस्ट 21% आपका बॉडी जो है वो वहां पर ऑक्सीजन को दिखा रहा होता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है। ऑलराइट, जो इनफैक्ट सॉरी बॉडी नहीं, आपका जो एनवायरमेंट को आप देख रहे हो तो एनवायरमेंट में आपका 21% ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं आपको। ठीक है, सो जब आप इन रीजन में जाते हो तो ये ऑक्सीजन की आपको डिफिशियंसी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स यहाँ पर दिखाएगी, कई सारी दिक्कतें होगी। अब पहला जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स होता है बॉडी का वो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो शुरुआत में भी जिक्र किया था। ऑलराइट, और वो क्या करेगा, आपकी ब्रीदिंग के रेट को, आपके कार्डियोवास्कुलर जो फीचर्स हैं यानी हार्ट रेट है उसको शुरुआत में वो इंक्रीज करेगा, एडजस्टमेंट की कोशिश होगी। ठीक है, आप कुछ कल्चरल बिहेवियरल फैक्टर्स को भी करोगे उस जगह पे जिसकी वजह से भी वो एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत होना शुरू होगा। ठीक है, पर वो ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा कि आपको एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में वो सस्टेन कर सके। तो वहां पर आपका एक्लाइमेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे जो आपको एक्लाइमेटाइजेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके तहत आपकी बॉडी में क्या होगा, आरबीसी का जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू करेगा। ठीक है, या फिर इनफैक्ट जो भी मैकेनिज्म आप देख रहे हो जो लाइक रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इन्वॉल्व है, चाहे वो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हो, चाहे वो आरबीसी का कंसंट्रेशन हो, वो आपका एलिवेशन वहां पर दिखा रहा हो। ऑलराइट, सो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हिमालयाज के पीपल को, हिमालयाज के जो नेटिव है ना, या फिर एंडीज के जो लोग हैं, एंडीज के बारे में आप जानते हो, इन रीजन्स में जाकर के देखोगे तो दे आर वेल एडजस्टेड फॉर देयर इमीडिएट इन्वायरमेंटल सेटअप, और ये इस तरीके की कोई भी सिम्टम नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन जो एंडीज के रीजन में रहते हैं, वहाँ के नेटिव जो है उनके बीच में जाओगे, देखोगे तो आपको लार्जर चेस्ट कैपेसिटी और ग्रेटर लंग कैपेसिटी एक अडेप्टिव फीचर के तौर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अडेप्टेशन है उनके बीच में, और शुरुआत में उनकी लाइफ में जो उनकी ग्रोथ होती है दैट इज बेसिकली सस्पेंडेड, दैट इज इवन नॉट सस्पेंडेड, आप कह सकते हो कि इट इज स्लाइटली, जो जनरल ग्रोथ है उनकी बॉडी की और जो मैच्योरिटी है, जनरल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इज स्लाइटली डिलेड, है ना। और उसकी जगह पर क्या हो रहा है, उनका जो चेस्ट का वॉल्यूम है, जो लंग की कैपेसिटी है, ये यहाँ पर ऑगमेंट हो रही है, वो वहां पर इंक्रीज जाएगी। कई सारी करंट रिसर्चेस हैं जो हमें एक नया पहलू दिखा रही है। अर्लियर वी यूज्ड टू बिलीव कि ये जो चेंजेस हैं ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, पर नई रिसर्चेस हमें बता रही है कि जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं हो रहे। एग्जाम्पल इसका दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर पेरुवियंस की बात कर लो, है ना, पेरुवियंस जो है हु आर बॉर्न एट द सी लेवल, जो कि एक सी लेवल, जो नॉर्मल सी लेवल है प्लेन्स के रीजन में, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि वो पैदा हुए थे, जब वो जा करके उनकी अपब्रिंगिंग अगर आप देखते हो, अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे हो रही है, ठीक है, पैदा हुए कहां पर, सी लेवल पर, और जाकर के अपनी पूरी लाइफ उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई है, हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो उनके बीच में भी ये चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जो उन्हें अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं टू दी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। पर अगर वो वापस से आ जाते हैं प्लेन्स के रीजन में और उनकी जो प्रोजनी होती है उसका बर्थ जब होता है, तो उसके बीच में आपको ये एडजस्टमेंट के फीचर्स, ग्रेटर चेस्ट वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी नहीं देखने को मिलेगी। दैट शोकेसेस क्लियरली कि यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते तो जो प्रोजेनी है उसके पास भी वो फीचर्स
डेफिनेटली आ रहे होते हैं। तो मोर और मोर हमें देखना है कि क्या कुछ दूसरे फीचर्स हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट हम हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट भी पॉपुलेशन में वेरिएशन दिखा रही है ना, और एक दो नहीं बहुत सारे, बिकॉज हाइट लाइक स्किन कलर एक आपका पॉलीजेनिक ट्रेट है ना, मल्टीपल जीन्स हैं वो वहां पर इन्वॉल्व है, प्लस इन्वायरमेंटल अफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए इसको हम मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में आप देखोगे कि एविडेंस है बहुत सारे कि हमारे पास पुअर न्यूट्रिशन का इफेक्ट हो रहा है आपकी हाइट के ऊपर। ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट तो है ही, जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही, डेफिनेटली है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग अदर फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अभी हमने बर्गमैन और एलन रूल को देखा, प्लस आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, लाइक एग्जांपल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूट्रिशनल एक्सेस क्या है। ठीक है, कितना न्यूट्रिशन मौजूद है बच्चों के पास जो उस पॉपुलेशन में है, तो बेस्ड अपॉन दैट न्यूट्रिशनल एक्सेस किस तरीके का है, किस तरीके की डाइट मौजूद है, वो भी डिटरमाइन कर रही होती है कि पॉपुलेशन जो होगी उसकी हाइट किस तरीके से होगी। एग्जांपल अगर हम देखें तो जो रेनाल्डो मार्टोरेल हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्वाटेमाला की पॉपुलेशन है उनके बीच में जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने पाया कि जिन बच्चों के बीच में देयर वर फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ डायरिया, दे वर ऑन एन एवरेज 1 इंच शॉर्टर एज कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पॉपुलेशन जिनके बीच में वो कंडीशन नहीं थी। यानी कि न्यूट्रिशन नहीं सही से उनको मिल पा रहा था, डायरिया की कंडीशन आपको प्रोमिनेंटली फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही थी, और इनकी हाइट में क्या होता है 1 इंच का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ऑन एन एवरेज। कुछ होंगे जिसमें 3-4 का डिफरेंस हो, कुछ होंगे जिसमें 1 से थोड़ा कम हो, है ना, किसी में 2 होगा, किसी में 0.1 0.2 इंच का फर्क होगा। तो ओवरऑल ये वहां पर 1 इंच का आपको डिफरेंस पॉपुलेशन में दिखाया गया था जब इन्होंने ग्वाटेमाला के ऊपर रिसर्च की थी। जो मैलनरिश्ड होते हैं या फिर डिजीज चिल्ड्रन होते हैं वो बेसिकली कैचअप ग्रोथ का फेज जो आता है ना, यानी कि जब ग्रोथ कंपनसेशन होता है, कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी मैल न्यूट्रिशन था, आपको इनफ डाइट नहीं मिल पा रही थी, तो आपकी ग्रोथ उस पीरियड में डिलेड हो जाती है या फिर सप्रेस कर जाती है। लेकिन जब आपको वापस से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है या फिर जब आपकी रिकवरी हो जाती है एक्सीडेंट से या स्ट्रेस से या ट्रॉमा से, तो आप एक कंपनसेटरी एक्सेलरेटेड ग्रोथ दिखाते हो जिसको हम कैचअप ग्रोथ बोलते हैं। दैट इज रेलिवेंट पर्टेनिंग टू यूनिट 10। सिलेबस में पेपर 1 में यूनिट 10 है, उसमें आप इस चीज को पढ़ते हो। ठीक है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि पहले न्यूट्रिशन नहीं था, पर जब मिला तब कैचअप ग्रोथ के थ्रू चीजें सेटल हो जानी चाहिए थी, बात बराबर हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। पाया गया है रिसर्चेस में कि अगर बच्चों की हाइट जो छोटी गई है न्यूट्रिशनल कंपोनेंट की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, 3 ईयर की एज से पहले अगर ये चीज होती है कि स्टंटिंग हो गई है, हाइट छोटी रह गई है, ठीक है, तो मोस्टली 18 ईयर्स के बावजूद जब वो पहुंचते हैं, जब हो सकता है न्यूट्रिशन ठीक ठाक मिल भी गए हो, तो भी कंडीशन इंप्रूव नहीं होती। ऑलराइट, तो दीज आर द चेंजेस, दीज आर द वेरिएबल्स दैट इज बेसिकली अफेक्टिंग दी हाइट, और न्यूट्रिशन उसमें मेजर रोल करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इनफैक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, डजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, स्ट्रेस का क्या या फिर इमोशनल कोशंट का आपकी हाइट के ऊपर क्या असर पड़ता है। बेसिकली इंसान के ऊपर नहीं किया जाएगा क्योंकि इंसान का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। ऑलराइट, सो लॉट नंबर ऑफ यू कैन से जो पॉपुलेशन स्टडीज है जो मल्टीपल जनरेशंस को कर रही होती है उसके ऊपर किया जाता है। कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी हुए इसके तहत में, पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर होते हैं, स्टडीज जो होती हैं, वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। ये भी आप यूनिट 10 में ही पढ़ते हो, यूनिट 10 ऑफ पेपर 1, वहां पर आप मेथड्स ऑफ ग्रोथ स्टडीज पढ़ते हो, और वहाँ पे कई सारे मेथड्स है, लॉन्गिट्यूडनल, मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल है, वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ है। बेसिकली ये स्ट्रेस को नापने के लिए या स्ट्रेस का इफेक्ट को मेजर करने के लिए जो स्टडीज़ पॉपुलेशन के बीच में हो रही हैं, दे आर ऑफ नेचर किस तरह की हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ठीक है, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक इंडिविजुअल होता है, उसके ऊपर प्रोलॉन्ग्ड स्टडी को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 ईयर के एज के एक बच्चे को ले आए, 10 ईयर में किसी और बच्चे को ले आए, 15 में किसी और को, 20, 25, 30 सो ऑन, है ना। एक ही इंडिविजुअल को आप थ्रू आउट उसकी ग्रोइंग फेज में पढ़ रहे होगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल आपकी स्टडीज कहलाती हैं। तो इंडिविजुअल के ऊपर किया गया कई सारी स्टडीज को, और पाया गया कि जो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट अगर होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो बेसिकली वो ट्रिगर कर रही है मोर ग्रोथ को। कई कल्चर की प्रैक्टिसेस में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है, पर उस पर जाने से पहले हम रैट्स के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। रैट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि जो रैट एक्सपेरिमेंटल द्वारा जिनको पेट बनाया गया था, है ना, पालतू जो चूहे थे,
उनकी साइज लेंथ आपको बड़ी देखने को मिलती है और थोड़े बल्कियर होते हैं, थोड़े तंदुरुस्त होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर रैट्स जिनको पाला नहीं गया, द नॉन पेटेड रैट्स, है ना। तो इनिशियली पीपल थॉट कि हो सकता है द लव एंड केयर और द न्यूट्रिशन में बी ही वॉज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, दैट इज द रीजन कि ये चीज़ हो रही है, पर ऐसा नहीं था। दिस ग्रोथ वॉज बेसिकली ड्यू टू दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन, क्योंकि रिसर्चेस में पाया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, टेरिफाइड थे। उनके ऊपर जब रिसर्च किया गया उनके बिहेवियरल कंपोनेंट्स के ऊपर, तो दे वर फाउंड कि बहुत ज़्यादा वो टेरिफाइड थे। अब टेरिफाई अगर कोई बहुत खुश होगा, मज़े में होगा, तो टेरिफाई तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और टेरिफाई होने के कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहे थे कि वो यूरिनेटेड, देर फ्रीक्वेंटली यूरिनेटेड या डिफिकेटेड, ठीक है, जो कि बता रहा था कि बेसिकली ये पेटिंग जो है उनके लिए अच्छी नहीं है। सॉरी, एंड बेसिकली दिस वाज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। थॉमस लैंडोर ने प्लस जॉन वाइटिंग ने ये सोचा था कि स्ट्रेस जो है ह्यूमन इन्फेंट्स के बीच में वो सिमिलरली क्या है, ग्रेटर हाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसा देखा भी गया, पाया भी गया। कई कल्चर्स में आप देखते हो जो सर्कमसिजन का, अभी हमने बात किया अब्राहमिक ट्रेडिशन में ट्रेंड जो होता है, ब्रांडिंग ऑफ स्किन जो होती है, टैटूज या कुछ मुहर टाइप की चीज़ें बना दी जाती हैं, छाप दी जाती हैं हाथों के ऊपर, शार्प ऑब्जेक्ट, पियर्सिंग ऑफ द नोज, ईयर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो मेटल का, नॉन मेटलिक चीज़ों का इंसर्शन होता है स्किन के अंदर में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ये देखा जाता है कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन को वहाँ पर जन्म देता है, जो बेसिकली ग्रेटर हाइट, लेंथ या बॉडी प्रोपोर्शन को, या फिर ज़्यादा सूटेबिलिटी जो सर्वाइवल स्किल्स है उसको इन्हेंस करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये पाया गया इन सारी रिसर्चेज में जो ह्यूमंस पे हुई, रैट्स पे हुई, कि स्ट्रेसफुल कंडीशन इज बेसिकली प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन दी एक्सपेंशन ऑफ हाइट, यानी कि वो हाइट में बढ़ा रही, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको हाइट के वेरिएबल्स के तौर पे देखने को मिलती है, जहाँ पे जेनेटिक इन्वायरमेंट तो है, प्लस न्यूट्रिशन भी है, plus stress and a lot of other factors are also involved. That's why we called height and skin to be following the multifactorial inheritance pattern, जहां पर एक नहीं बहुत सारे factors involved हैं, कई सारे genetic, कई सारे environmental and a lot of other factors are also involved that are beyond the realm of genetic and environmental factors, ठीक है। So I hope this particular unit, this part of that unit 4 is clarified to you. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को, सेकेंड पार्ट जो इस पर्टिकुलर यूनिट का है, ठीक है। और हम कोशिश करें कि वाइंड अप कर दें अगले पार्ट के अंदर में इस पूरी की पूरी यूनिट को। और अब वी विल बी मोर फ्रीक्वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर बुक सीरीज, दैट इज एम्बर एंड एम्बर। इसको अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनाने वाले हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तो होता है कि इंटरेस्ट है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एम्बर एंड एम्बर में इंटरेस्ट है, या फिर इन जनरल एंथ्रोपोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है, इसलिए आप इस चीज़ को कवर कर रहे हो। पर अगर आप यूपीएससी में आना चाहते हो, यूपीएससी में सिलेक्शन को चाहते हो, उस हिसाब से अगर आपको प्रिपरेशन को करना है और 7-8-10 महीने ना बिता करके एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू डिस्कशन, स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि आपने देखा था हम स्मार्ट अप्रोच के तहत हमने यूपीएससी एग्जामिनेशन से लगभग 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले लाइव जा करके अपने बैचेस में, नहीं बैच में कौन क्या कर रहा है आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, अगर आप बैच में हो नहीं तो, पर हमने आपके सामने लाइव जा करके 10 दिन पहले कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चन आने चाहिए इस बार 2023 के पेपर में। और पेपर के बाद हमने एक वीडियो बनाया जहां पर प्रूफ किया पॉइंट बाय पॉइंट कि ये रहे हमारे बताए हुए क्वेश्चन और ये रहे जो क्वेश्चन आए थे, जो आपको लाइव में बताया यूट्यूब में और जो असल में पेपर में आया। और 73% क्वेश्चन वहां पर आए थे और 95% हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों से आए थे। 73% जो हमने लाइव बताए और 95% जो आपको यहाँ पर बताए गए थे कोर्स के दौरान में, ठीक है। तो जो 73% क्वेश्चन है वो तो आपको पता चल जाता है, पर वो हम यूजुअली 10 दिन पहले बनाते हैं वीडियो, ठीक है। उस 10 दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रिपेयर कर लो। पर बैचेस में हम बच्चों की प्रिपरेशन उसी हिसाब से करा रहे होते हैं कि दे आर लाइक सूटेड, कि वो अच्छे से अच्छे आंसर को लिख सके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बेसिस पे, है ना। और 95% चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें जो बाकी इंस्टीट्यूट में लोगों ने एडमिट किया ऑनेस्टली कि वी हैवंट डन दिस बिकॉज ये सोशियोलॉजी का है, वो सारी चीज़ें भी हमने अपने सिलेबस में कवर की थी, डील की थी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखनी है, जाननी है, हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहना है। इस पीडीएफ को आपको आफ्टर द लेक्चर एक्सेस करना है तो आप इन जगहों पे पा सकते हो। अगर आपको ना मिले, ढूंढने में दिक्कत हो, या फिर अगर मैं अपलोड ना कर पाऊँ, किसी वजह से भूल जाऊँ, तो आप मुझे याद दिला सकते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे जाकर के। ये दोनों मीडियम है। अपने क्वेश्चन डाउट किसी भी तरीके के हो, आप यहाँ पर
पूछ सकते हो बेसिकली, ठीक है। और डेफिनेटली जो दिवाली स्पेशल बैच है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओरिएंटेशन क्लासेस चलेंगी, पोस्ट दिवाली आपकी यूजुअल क्लासेस में भी स्टार्ट हो जाए बिल्कुल आपकी, क्योंकि दिवाली के समय में कुछ हॉलीडेज होंगी अराउंड 11-12 से लेकर के आई थिंक भाई दूज इज ऑन 15, तो कुछ हॉलीडेज होंगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप इस बैच को तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि ओरिएंटेशन में भी वो बेसिक बताए जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो बाद में दिक्कत होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बाद में रिकॉर्डेड में चीज़ों को ज़्यादा ना देखना पड़े, है ना। 2, 4, 5, 10 लेक्चर तो आप देख सकते हो, पर इतना लेट ना हो जाए कि आपके जो रीच है उससे बैच थोड़ा आगे चले जाए और आप हमेशा पीछे पीछे चलते रहो, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द बैच 15999 में। कोड याद रखना है, यूएस लाइव को आपको यूज करना है, क्योंकि बेस्ट डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस सोशल मीडिया के थ्रू आपको तभी मिलेगी जब आप इस पर्टिकुलर कोड को इस्तेमाल करते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। बाकी फीचर्स के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हो। तो दिस वाज द कवरेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी Unit 4 Part 1. We'll be back with Part 2 very soon. And till then, thank you. Have a nice day. A very advanced wishes for Diwali. है ना, दूर है अभी थोड़ा, मे बी हम लाइव करें या नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली उसमें भी आपको कन्वे कर दूंगा अपनी विशेष को। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।